नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 18वीं लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे और इसमें हम लोग जो भी 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ उससे संबंधित सारे टॉपिक्स या फिर सारे तरह के जो सवाल बन सकते हैं एग्जाम में, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग 18वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित फैक्ट को देखते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित क्या क्या प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं या फिर कभी भी फ्यूचर में ऐसा अगर इनसे रिलेटेड कोई फैक्ट पूछा जाए तो हम उसके बारे में बता सकें। तो सबसे पहले हम लोग इस 18वीं लोकसभा चुनाव में जो अभी शपथ ग्रहण होने वाला है, 9 जून को जो शपथ ग्रहण होने वाला है पीएम का, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें निमंत्रित किसको किसको दिया गया है, ठीक ना। मतलब जैसे बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि 18वीं लोकसभा चुनाव का जो शपथ ग्रहण हुआ था उसमें किस देश के नेता को किस देश के नेता को निमंत्रण दिया गया था। तो इसमें हम लोग इसी को सबसे पहले कवर कर लेते हैं कि ये जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें जो भी 9 जून को शपथ ग्रहण होने जा रहा है, इसमें किस नेता को या फिर किस देश के प्रधानमंत्री को या फिर वहाँ के नेता को निमंत्रित किया गया भारत। तो सबसे पहले आपका हमारा पड़ोसी राज्य जो सॉरी पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है उसकी पीएम शेख हसीना को निमंत्रित किया गया भारत, और वो भारत आने वाली है, ठीक है। तो याद रखना है कि इसमें कि किसको निमंत्रित किया गया है और कौन यहाँ पे आने वाले, ठीक है। तो शेख हसीना इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया और उसने यहाँ पे आने का संकल्प किया, और जो शेख हसीना है ये आपकी शपथ ग्रहण में यहाँ पे शामिल होने आ गई है। तो शेख हसीना हमारी बांग्लादेश से हुई और अब इधर श्रीलंका से हो गया। तो श्रीलंका का जो राष्ट्रपति है अभी हाल ही में, जो श्रीलंका का जो राष्ट्रपति है रानिल विक्रम सिंधे, ये भी आपका इस शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल होने वाला है, ठीक ना। फिर ये हो गया श्रीलंका, और एक फिर आपका पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल का जो अभी पीएम है, ठीक ना, वो उसका पीएम का नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक ना। याद रखना है पुष्प कमल दहल प्रचंड जो अभी पीएम है नेपाल के, वो भी इस शपथ समारोह में शामिल हो रहे हैं। फिर एक आपका भूटान का पीएम, ठीक ना। तो भूटान का पीएम जो है वो आपका है शेरिंग तोबगे, ठीक ना, शेरिंग तोबगे। और ये जो शेरिंग तोबगे वो भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होने आ रहे हैं। फिर एक है आपका मॉरिशस का पीएम, और मॉरिशस का पीएम है वहाँ पे आपका परवीन जगन्नाथ। तो ये जो परवीन जगन्नाथ है ये भी आपका इसमें शामिल हो रहे हैं। फिर आपका मालदीव का जो राष्ट्रपति है डॉक्टर मोहम्मद मुइज़, ठीक ना। तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ जो है वो भी इस शपथ समारोह में शामिल हो रहे हैं। फिर एक हो गया आपका सेशल्स का उपराष्ट्रपति। याद रखना कि ये पहले है जो उपराष्ट्रपति यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति सिर्फ सेशल्स से शामिल हो रहे हैं, बाकी हर जगह से आपका पीएम है या तो फिर राष्ट्रपति है। तो टोटल अगर आपका देखेंगे तो आपका टोटल पीएम जो शामिल हो रहा है वो शेख हसीना है बांग्लादेश का, फिर एक नेपाल की है पुष्प कमल दहल प्रचंड, फिर है भूटान का पीएम शेरिंग तोमगे, फिर है आपका मॉरिशस का। तो ये हो गया आपका 4 पीएम। अब जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति आपका 2 है, ठीक ना, और एक है श्रीलंका से और एक है मालदीव से। 2 राष्ट्रपति है, 4 पीएम है, और एक आपका उपराष्ट्रपति है, और ये है आपका सेशल्स का, और इसका नाम है अहमद यपीक, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका शपथ समारोह में शामिल होने वाले निमंत्रित नेता या फिर निमंत्रित राष्ट्रपति। अब हम लोग देखते हैं कि अगर अभी शपथ समारोह इसका
हो रहा है, तो इससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है कि इस सरकार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कार्य, ठीक ना। तो इससे रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं अभी हाल ही में, तो उसको आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो एक है आपका नमामि गंगे मिशन, फिर है डिजिटल इंडिया, फिर है स्मार्ट सिटी, फिर है हर घर जल योजना, फिर आपका है एक पीएम गरीब कल्याण योजना, फिर आपका जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, फिर है उज्ज्वला योजना, और फिर है किसान निधि सम्मान योजना, फिर है सीएए अधिनियम, ठीक ना, जो भी हाल ही में करंट में रहा था। फिर आपका एक है 370, फिर है सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक ना, और फिर है आपका 3 तलाक का मुद्दा, फिर है जीएसटी, फिर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, फिर है नोटबंदी, और फिर है न्यू पार्लियामेंट का गठन। तो इतने सारे जो हमने आपको बताए, वो तो कुछ महत्वपूर्ण काम थे मोदी का, ठीक ना, जो अभी शपथ ग्रहण लेने वाले हैं तीसरे कार्यकाल के लिए। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा कि मोदी का जो पहला शपथ ग्रहण हुआ था वो कब हुआ था। तो देखिए, मोदी ने सबसे पहले अपना शपथ ग्रहण लिया था, पहला शपथ ग्रहण इन्होंने आपका 2014 में लिया था, ठीक है ना। फिर जो दूसरी शपथ ग्रहण है वो आपका हुआ था 30 मई 2019 को, और जो तीसरा शपथ ग्रहण हो रहा है इस बार वो हो रहा है 9 जून 2024 को। अब अगर देखें कि प्रधानमंत्री के बारे में अगर कुछ सांसद, ये सबसे पहले सांसद कहाँ से रह चुके हैं, तो ये सबसे पहले सांसद आपका रह चुका है आरामबाग पश्चिम बंगाल से, और ये जो सो आपका डेट है 2004, ठीक ना। तो ये 2004 में आपका जो सो पश्चिम बंगाल से यहाँ पे आपका जो सो ये सांसद पहली बार रह चुके हैं। फिर दूसरी बार जब ये सांसद बने, तो ये दूसरी बार सांसद बने थे वाराणसी में, और इस टाइम जो सो इसका डेट था आपका 2014। तो दूसरी बार 2014 में बने थे सांसद, और पहली बार बने थे 2004 में, और तीसरी बार बने थे 2019 में वाराणसी से, और चौथी बार भी बने हैं 2024 में वाराणसी से। अब इसका जो राजनीतिक करियर है इसकी शुरुआत देखेंगे, तो इसकी राजनीतिक करियर का सबसे पहले शुरुआत होता है आपका पहली बार गुजरात के सीएम के रूप में, और वहां पर जो सो इसने सबसे पहले अपना सीएम का शपथ ग्रहण लिया था, या फिर सीएम बने थे सबसे पहले 2001 में गुजरात में। फिर चौथी बार ये सीएम बने थे गुजरात के ही 2012 में, और पहली बार पीएम बने थे 26 मई 2014 को। तो ये था इसका राजनीतिक करियर कहाँ से हुआ था। अगर आप इसके बारे में कुछ और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, तो इसका जन्म हुआ था आपका, इसका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1960 को, और ये हुआ था आपका वडनगर, मेहसाना, गुजरात में, ठीक ना। वडनगर उसके विलेज का एरिया है, गांव का नाम है, और जो मेहसाना है वो उसके सिटी का नाम है, ठीक ना। और इसकी जो आप इसकी माता को देखना चाहेंगे, तो इसकी माता का नाम था हीराबेन, और पत्नी थी इसकी, सॉरी, इसकी पिता जो थे, मोदी के जो पिता थे वो थे आपके दामोदर दास मूलचंद मोदी, ठीक ना। तो ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट था जो अभी सॉरी तीसरी बार जो अपना शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं। अब अगर इससे रिलेटेड कुछ अवार्ड देखें कि इसको किसने या फिर कितने देशों से राष्ट्रीय अवार्ड या फिर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड या फिर कोई भी अवार्ड इसको जो दिया गया, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी है उसको जो सो 15+, ठीक है ना, मतलब 15+ अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं। फिर पाँच से ज्यादा संगठन अवार्ड दिए गए, ठीक है ना। फिर जो सो आपका, तो ये जो सो आपका 5+ संगठन अवार्ड इसको मिले हैं, फिर 77+ विदेश यात्रा हो चुकी है, ठीक है ना, मतलब 77 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं। फिर एक है इसको जो सो लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2003 से, सॉरी 2023 से इसको सम्मानित किया गया था। कौन सा सम्मान पुरस्कार है, तो वो आपका है लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023।
फिर एक और पुरस्कार इसको दिया गया था या फिर अवार्ड आपको बोल सकते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022, ठीक है। तो 2022 में इसको कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो यहाँ पे आपको इसको दिया जाता है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, और 2023 में दिया जाता है लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023। इसने 77 प्लस विदेशी यात्राएं किए हैं, 5 प्लस संगठन अवार्ड इसको मिल चुके हैं, 15 प्लस अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये था इसका सम्मान से रिलेटेड या फिर अवार्ड से रिलेटेड या फिर इसने जो प्रतिष्ठा इसको मिली है वो इससे रिलेटेड सवाल या फिर उसका आंसर। और ये जो सो आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अवार्ड हो गए या फिर जो निमंत्रित नेता या फिर जो शपथ समारोह में शामिल होने वाले नेता हैं, वो बहुत बार जो सो पूछ लिया जाता है, फिर चाहे पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। अब 18वीं लोकसभा चुनाव से अगर कुछ फैक्ट देखेंगे, मतलब लोकसभा के बारे में कुछ अगर फैक्ट देखेंगे, इसके बारे में और ज़्यादा कुछ फैक्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकसभा का जो उल्लेख है वो आपका आर्टिकल 81 में है, ठीक है ना। और लोकसभा की पहली बैठक जो सो आपको 13 मई 1952 को हुई, ठीक है ना। और इसमें जो सो आपको पहला स्पीकर है, जो लोकसभा का पहले स्पीकर थे वो थे आपके गणेश वासुदेव मालवांकर, ठीक है ना, मतलब जीव मालवांकर भी आपको शॉर्ट फॉर्म में इसका देखने को मिल सकते हैं। फिर जो वर्तमान सीट है आपका लोकसभा में वो है आपका 543, और जो दो एंग्लो इंडियन का है वो जो सो आपका 104वां संविधान संशोधन 2019 के दौरान खत्म कर दिया गया था ये प्रावधान, ठीक है। मतलब दो सीट एंग्लो इंडियन के लिए दिया गया था, इसको जो सो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में खत्म कर दिया गया था। अब 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ देखिए तो इसमें जो सो आपका टोटल जो सीट हुआ था वो था 543। फिर है 19 अप्रैल टू 1 जून 2024, ठीक ना। ये था आपका इलेक्शन का डेट। इसका चुनाव जो सो कितने से कितने के दिन में बीच हुआ था। टोटल ये जो चुनाव है वो जो सो आपका 7 चरण में हुआ था, ठीक ना। 7 फेज में चुनाव जो सो संपन्न हुआ था। फिर मतगणना जो सो इसकी हुई है वो जो सो आपका 4 जून 2024 को हुआ है। फिर शपथ ग्रहण जो सो हो रहा है वो जो सो आपका 9 जून 2024 को हो रहा है, ठीक है ना। और जो शपथ ग्रहण है वो जो सो किसमें है, तो ये जो सो आपका अनुसूचित 3 में दिया गया है। फिर बोल रहा है कि ये जो 18वीं लोकसभा चुनाव है इसमें जो मतदाताओं की भागीदारी थी, तो उसमें मतदाताओं की भागीदारी कितने, तो इसमें देखा है कि मतदाताओं की भागीदारी इसमें 64.2 करोड़ है, ठीक ना। और कितने में से कुल 96.8 करोड़ में से 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया था। फिर बोला जा रहा है सर्वाधिक प्रतिशत, ठीक ना। तो मतलब सर्वाधिक जो जनता ने भाग लिया था इस मतदाता में या फिर इस मतदान में, वो कहाँ से लिया गया, तो वो जो सो आपका लक्षद्वीप से लिया गया था। लक्षद्वीप से जो सो 84% मतदाताओं ने मतदान किया था। फिर असम में यहाँ पे ये आंकड़ा ज़्यादा है, इसमें जो सो आपको 81.5% देखने को मिलेगा। फिर सबसे कम मतदाताओं ने भाग कहाँ से लिया था, तो वो जो सो आपका बिहार से लिया गया 56%, और यूपी से 57%। अब इसमें अगर पक्ष और विपक्ष की सीट का आप देखेंगे तो इसमें पक्ष को सीट मिला है 292 सीट, और जो विपक्ष को सीट मिला है वो है 233 सीट, ठीक है ना। पक्ष मतलब एनडीए या फिर बीजेपी, या फिर और जो विपक्ष है वो इंडिया अलायंस या फिर विपक्ष में जो सो आपको यहाँ पे बहुत सारी राजनीतिक दलों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो सो आप इसको सीधा इंडिया अलायंस मान लीजिए। अब इसमें अगर सबसे बड़ी पार्टी देखेंगे इस इलेक्शन में, तो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आपको यहाँ पे बीजेपी है। इसने इसने जो सो 240 सीट जो सो जीता है, ठीक है ना, अपने दम पे, मतलब कोई गठबंधन नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे जो सो 292 सीट दिखाया जा रहा है वो सो गठबंधन है, ठीक है ना। और जो 240 सीट है वो जो सो उसका अपना सीट है। और इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जिसने 99 सीट जीता है, ठीक है ना। और ये जो 233 सीट दिखाया जा रहा है ये जो सो गठबंधन है। फिर अगर आप इसमें महत्वपूर्ण सीट देखेंगे तो इसमें अमेठी से, ठीक है ना, अमेठी से जो एनडीए का जो प्रत्याशी था स्मृति ईरानी वो जो सो हार गई थी। और यहाँ से कांग्रेस की या फिर इंडिया अलायंस की जो सो प्रत्याशी किशोरी लाल, इन्होंने जो सो यहाँ से जीत दर्ज की थी। फिर मंडी से कंगना रनौत जीती है। अब देखेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ, तो ये जो सो आपका है हसिंगबंग में, ठीक है ना।
हसीनगोंग आणि मंडी या फिर हिमाचल में, ठीक है। अब अगर और कुछ आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वोट से जीतने वाले नेता हैं तो वो कौन है, तो वो आपका है शंकर लालवानी, और ये जैसो इंदौर से जीते हैं, ठीक है ना। कितने वोट से जीते हैं, तो ये जैसो 11.75 लाख वोट से जीते हैं। अब सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला जो अभी सांसद है वो कौन है, तो इसमें जो सो आपका है प्रियंका जारकी होली, और ये जो सो है चिक्कोड़ी कर्नाटक से सांसद। प्रियंका जारकी होली, ये जो सो आपका चिक्कोड़ी कर्नाटक से सांसद है, और ये जो सो सबसे कम उम्र की महिला, प्लस में ये जो सो आदिवासी महिला है। अब अगर देखेंगे पुरुष में, ठीक ना, तो पुरुष में जो सो सबसे कम उम्र के नेता है वो जो सो आपका पुष्पेंद्र सरोज है, और ये जो सो सबसे युवा नेता, और ये जो सो एमपी से है, और इसकी आयु जो सो 25 वर्ष है। और ये कहाँ से, तो ये जो सो कौशाम्बी से है एग्जैक्ट, और ये एमपी के हैं। अब अगर सबसे कम अंतर के वोटों से जीतने वाले नेता को देखेंगे तो वो है आपका रविंद्र दादाराम, और ये जो सो शिवसेना से, और इसका जो अंतर है वो सिर्फ मात्र 48 वोट है, ठीक ना। अब अगर आप ईआईसी के बारे में कुछ देखेंगे, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ देखना चाहेंगे, तो इसमें जो सो अभी प्रमुख है वो है आपका राजीव कुमार रंजन, ठीक ना। और बाकी जो दो अन्य हैं वो एक ज्ञानेश्वर और एक है एस डी बंधु, ठीक ना। फिर इसका थीम क्या था, जो ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ है उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था चुनाव का पर्व देश का पर्व, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है, चुनाव का पर्व देश का पर्व, ये था आपका थीम। और यूथ आइकन इसका कौन था इस चुनाव का, तो ये जो चुनाव हुआ है इसका यूथ आइकन था आयुष्मान रघु राजे, ठीक ना। तो ये था इलेक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो हमने आपको पूरा करवा दिया। तो ये बाकी पेज, ये जो पेज है इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका यहाँ से देखने को मिल सकता है कि मतदान की भागीदारी कितनी रही है, और एक फैक्ट यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा फैक्ट है कि सबसे कम उम्र की महिला कौन है, सबसे कम उम्र की पुरुष कौन है। और एक फैक्ट हो सकता है इलेक्शन कमीशन के बारे में, और दूसरा फैक्ट हो सकता है आपका कि कौन से नेता जो सो इस शपथ समारोह में जो सो शामिल होने वाले हैं या फिर शामिल हो रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अब हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।